जी देखिए, व्हाट वी आर हियर टू डिस्कस आज, क्योंकि मेरा मेन फोकस इस बात पे होगा कि हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और कैसे हमें आगे चलना चाहिए चीज़ों को लेके। इसके लिए सिंपल सा ये है कि मैं नॉर्मली कोशिश ये करता हूँ कि व्हाट आई रियली डू एंड व्हाट माय मेथोडोलॉजी इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम कि माय फोकस इज़ ऑन क्वालिटी दैट विल अल्टीमेटली लीडिंग टू द क्वांटिटी। हम क्या करते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स में 2 इश्यूज़ आते हैं हमारे पास। नंबर 1, हमारे पास क्वांटिटी बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा हो जाती है, हम बहुत सी रैंडम बुक्स पढ़ चुके होते हैं। तो जब पेपर आता है हमारे पास तो हम उसे समराइज़ नहीं कर पाते। हम उसका क्रक्स नहीं लिख पाते जो चीज़ हमसे पूछी जाती है। और फिर इसमें क्या होता है कि हमारी क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। मेरा फ़ोकस सिंपल सा ये होता है कि हम डेफ़िनेटली हमें ये करना चाहिए कि हम क्वालिटी की तरफ जाएँ, लेकिन साथ-साथ में हमारे ज़हन में इतनी क्वांटिटी ज़रूर हो कि पेपर की हर टॉपिक की मुख्तलिफ डायमेंशंस होती हैं, हम उन्हें कवर कर सकें। मैं एक टॉपिक आपके साथ शेयर भी करूँगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट आई रियली वांट टू मीन बाय शेयरिंग द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। फिर उसके बाद आ जाता है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ऑल पॉसिबल एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक। This is the same thing that I have already told you. What happens most of the time when we go for, let's say, we go for national integration, the topic that we have to prepare for our Pakistan Affairs exam is national integration, a very pertinent topic as far as our exam point of view is concerned. And at the same time, होता ये है कि हमें बहुत से टॉपिक्स डायरेक्टली नहीं हमें आते पेपर में, लेकिन इनडायरेक्टली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी रियली वांट टू एस दैट पर्टिकुलर थिंग। तो इसलिए हमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स उस टॉपिक के जरूर करने चाहिए। अब नेशनल इंटीग्रेशन है, अगर आप सिंपल ये कर लें कि नेशनल इंटीग्रेशन क्यों नहीं है और कैसे आएगी, इट इज नॉट सफिशिएंट। You must have a comprehensive idea of national integration at different levels. You must have the concept of national integration between the provinces, within the province, what are the different prospects and how, what are the ground realities in fact. ये हर चीज के बारे में आपको आइडिया हो। फिर उसके बाद डायरेक्टेड बट इन डेप्थ प्रिपरेशन इज माय सोल मोटो। हम बहुत ज्यादा डायरेक्टेड रहेंगे, हम कोई इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, टू द पॉइंट चलेंगे, जो पेपर में लिख के आना है हमने। हाँ, एक चीज मैं आपको जरूर बता दूं कि हम जो पढ़ेंगे ना वो वन वे और अनदर वे आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर रहा होगा। वो आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर रहा होगा, इसका मतलब ये है कि आपका मेंटल मैप जो है उसके अंदर कुछ चीजें डेवलप हो रही होंगी, जो आप अल्टीमेटली यूटिलाइज करेंगे अपने एसे के अंदर। उस टॉपिक से रिलेटेड डिफरेंट डायमेंशन जो आप डिफरेंट टॉपिक्स में एक्सप्लोर कर रहे होंगे वहां पर, ये सारी चीजें आपको हेल्प आउट कर रही होंगी। फिर मेरा फोकस ये होगा कि मैं प्री पार्टीशन पे भी फोकस करूं। प्री पार्टीशन होता क्या है कि पिछले 3-4 साल से ये ट्रेंड आया हुआ है सीएसएस में कि जी प्री पार्टीशन रहने दो, पोस्ट पार्टीशन कर लो। सिलेबस में प्री पार्टीशन का सिर्फ एक पॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप 2016 से जब से सिलेबस चेंज हुआ है उससे अब तक देखें तो प्री पार्टीशन के वहां वहां से भी क्वेश्चंस आए हैं जो सिलेबस में नहीं लिखे हुए। तो मेरा ये सिंपल सा मोटो ये होता है कि आप उसको जरूर करें और एटलीस्ट वो तो जरूर करके जाएं जो सिलेबस में लिखा हुआ है, बिकॉज दिस इज द थिंग दैट इज रिक्वायर्ड द मोस्ट। फिर at the end of the session there will be individual test evaluation and this thing will be done in a very comprehensive way, because my ultimate goal is to tell you people regarding what is the best way to attempt any question. As far as my exams are concerned, were concerned, I definitely scored very well in Pakistan affairs in my all attempts. So in this perspective I have a very comprehensive idea regarding this particular subject, and we will definitely focus on all these things. And last thing,
the very important one is whether it will be a pre-partition event or the post-partition event. Focus will be on the understanding of the topic. There will be, my sole focus is that everyone when ends the class, he must have something, because in my opinion, the most precious thing for a student, for the aspirant of CSS is time. अगर आप 1 घंटा मेरे साथ लगाएं तो वो 1 घंटे में आप जरूर कुछ सीख के जाएं, आपका वो घंटा जाया ना हो. दिस इज द ओनली थिंग दैट I focus on, and basically I definitely strive for that particular thing. आपके सामने मैं एक टॉपिक आपके लिए चूज किया था कि हम इस टॉपिक को कैसे कर सकते हैं. कश्मीर इशू है. कश्मीर इशू सारी दुनिया प्रिपेयर करती है, हमारे सिलेबस के अंदर भी है पाकिस्तान अफेयर्स में. अब पॉइंट ये है कि हमें इस इशू को हर तरह से प्रिपेयर करना चाहिए. वो हर तरह क्या है, वो कौन सी डायमेंशंस हैं जो हमें प्रिपेयर करनी है. नंबर 1, आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो. वी विल डेफिनेटली लुक इनटू इट. और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ही है जो आपकी अल्टीमेटली enable a person to take a stance, to justify his or her points in any situation, whether it is an essay exams or current affair or Pakistan affair. Then initial points of contention, basically what were the points of contentions of Pakistan and then India. We definitely explored all these aspects in detail. और डिटेल से मुराद मेरा सिंपल ये होता है कि आपके पास वो बात पहुंचे जो आप पेपर में लिखें. डिटेल से मुराद ये नहीं होता कि हम हैज़र्ड चलते रहें. वी विल बी वेरी डायरेक्टेड इन दैट पर्टिकुलर थिंग. फिर रिकमेंडेड सॉल्यूशंस एंड देयर कंपैरिजन. जो रिकमेंडेड सॉल्यूशंस आए हैं आप तक, उनका कंपैरिजन देखेंगे कि कौन सा कैसे चलता रहा है हिसाब किताब. फिर हम करंट सिनेरियो को एक्सप्लोर करेंगे कि इंडियन व्यू ओवर कश्मीर क्या है, पाकिस्तान व्यू ओवर कश्मीर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैसे है. फिर यूएन मॉगिप्स, ये मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के, इनका क्या रोल रहा है और अब इनका क्या स्टेटस है, ये आपको पेपर में आपका ओपिनियन बिल्ड करने में दिस थिंग विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. फिर पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकती हैं, क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस है हमारे पास कश्मीर के हवाले से, अल्टीमेटली पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है. ये हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 1947 से टॉपिक और हम आएंगे 2020 तक. आपकी पूरी एक पिक्चर क्लियर होगी. फिर कश्मीर पे वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, जहां मर्जी से बात कर ले, definitely you will be in a position to answer that particular question. And this is the thing that is required in the preparation of CSS exams. Nothing else. आप जहां मर्जी से पढ़ें, पॉइंट आपके जहन में सिर्फ एक ये होना चाहिए कि भाई मैं जो टॉपिक प्रिपेयर कर रहा हूं ना, कम से कम मैं वो ठीक से कर लूं. हम सब कुछ बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते कभी भी सीएसएस में. हाँ, हम मैक्सिमम प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जो करते हैं वो अच्छा करते हैं. दिस इज द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड. पेपर में चॉइस इसीलिए दी जाती है ताकि उन्हें भी पता होता है इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू prepare all the topics and cover all the dimensions of all the topics. That is why they go for choice in the exam. तो हमारी भी कोशिश ये होगी कि हम जितना करें वो अच्छे से करें. बाकी तो टाइम जितना ज्यादा हम लगाते जाएं, पीएचडीज करते हैं लोग पाकिस्तान अफेयर्स के एक एक टॉपिक में. अब हमने तो सीएसएस का एग्जाम देना और हमने सिर्फ पाकिस्तान अफेयर्स थोड़ी है हमारे पास, हमने बाकी भी सब्जेक्ट्स देखने हैं. तो इसलिए हमें ये सारी चीजों को बड़ा डिटेल में देखना चाहिए. ठीक है जी. अब आप लोग कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहें तो आप पूछ लें, कि जो भी आपकी क्यूरीज हों. सर जैसे कि आपने बताया कि आपने और भी अटेम्प्ट्स दिए हैं, तो क्या चीज थी आपकी आवाज अलवशे, आपकी आवाज क्लियर नहीं है. की वजह से आपको लगा कि आपने क्या गलतियां की? पूछ रही हूँ कि आपने क्या गलतियां की जिसकी हुआ, और क्या आपने नहीं कि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में पास हो सकता है सर ओवरऑल सीएसएस. नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ.
मेरी इंग्लिश, मेरे पहली अटेम्प्ट में मेरी इस्लामियात फेल हुई थी, ठीक है? मतलब मेरे बाकी नंबर्स बहुत अच्छे थे ओवरऑल। फिर मेरी दूसरी अटेम्प्ट में मेरे ऐसे में बिल्कुल मैं मार्जिनल फेल हुआ था, बिल्कुल एंड पे जाकर। और एंड आई वाज़ वेरी गुड इन ऑल, मैं प्रेसी में कभी नहीं हुआ और बाकी मेरी इंग्लिश बड़ी अच्छी रही है, अल्लाह का शुक्र है। तो लिहाज़ा मुझे कभी भी ये नहीं हुआ कि मेरे में कोई कमी कहीं से थी। हाँ, टाइम आने से एक चीज़ में मेरे में इज़ाफ़ा हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम, दैट इज़ द कंटेंट, दैट इज़ द अप्रोच। मैंने आपके जिस तरह आपके सामने ये अगर मैंने 6 हेड्स रखे हैं ना कश्मीर इश्यू के, तो इन 6 हेड्स में, इन 6 डायमेंशंस में सोचना, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ही पॉसिबल होता है। आप फ़ौरन नहीं ये सब कुछ कर सकते। इट टेक्स टाइम। आप ये कहें कि भाई मैं 1 महीने 2 महीने तैयारी करके मैं पहली अटेम्प्ट लूँगी और फिर मैं अल्टीमेटली आई मस्ट विदाउट एनी बैकग्राउंड नॉलेज मैं सब कुछ सीख लूँगी, इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। तो एक चीज़ है, मेरी हर अटेम्प्ट से अगली अटेम्प्ट बेहतर थी। लेकिन मेरे ऐसा नहीं है कि मेरी पहली अटेम्प्ट बुरी थी, मेरी पहली अटेम्प्ट में भी बहुत ज़्यादा नंबर थे। मेरे पाकिस्तान अफेयर्स में पहली अटेम्प्ट में भी 60 प्लस थे। तो ऐसा नहीं था कि मुझे पहली अटेम्प्ट में तब आता नहीं था, मुझे तब भी आता था। ओके सर, आपकी की आवाज़ सोच आपकी आवाज़ कौन क्लियर नहीं है। सी आपकी करते हैं? देखिए आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, आप मुझे टाइप करके अपना क्वेश्चन भेज दें। जी समिया शाहिद। सर सोर्स पाकिस्तान अफेयर्स के लिए कौन सा आप रिकमेंड करते हैं? कौन सी? अच्छा देखें, सोर्स जो है ना, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँगा कि मार्केट में अवेलेबल बहुत सी बुक्स हैं। एक बुक अपना मैंने पर्सनली वो बुक नहीं पढ़ी, डैट इज़ शमशाद अहमद साहब की बुक है। क्योंकि मैं एक सोर्स पे मैंने खुद जो तैयारी की है, ये सोर्स डिपेंडेंट ऐसे नहीं थी। ये काफ़ी ज़्यादा बुक्स पढ़ के और उनमें जो चीज़ें अच्छी लगती गईं, लेट्स से मैंने बुक पढ़ी हुई है अपना मुख्तलिफ आप क्या लें कि एक है द स्टोरी ऑफ नेशनलिज्म, के अज़ीज़ की बुक है, वो काफ़ी अच्छी आपको थोड़ा-सा आइडिया दे देती है, एक अप्रोच दे देती है। फिर आपकी ये जो है शमशाद अहमद साहब की लोगों ने ब काफ़ी तारीफ़ की है उस बुक की। वो बच्चे पढ़ते हैं और उनका ओपिनियन बिल्डअप होता होगा। बाकी ये है कि आप जो टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो ना, आप एक तो इसमें ये है कि मुख्तलिफ बुक्स हैं हर टॉपिक के हिसाब से। या तो आप लाइब्रेरी में बैठ जाएँ और उस टॉपिक से रिलेटेड उस बुक को ना थोड़ा-सा कंसल्ट कर लें, जो उस टॉपिक पे आई हो। लेट्स से कि अगर हम 1930 के इलाहाबाद एड्रेस की बात करते हैं, तो आपके पास अप्रोच के लिए उससे रिलेटेड कंटेंट चाहिए होगा और वो एक जगह पे नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ़ इसीलिए तो हम मेंटोरशिप लेते हैं, वरना इसकी ज़रूरत ही नहीं होती। हम क्यों किसी से पढ़ते हैं? हम सिर्फ़ इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हमें बेहतर तरीके से एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएँ। अगर सारी चीज़ें एक ही जगह पड़ी हों, तो कहीं किसी से पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है हमें। क्या इस लेवल पे आकर हम खुद नहीं बुक रीडिंग कर सकते? हम कर सकते हैं, बड़ी ईज़िली कर सकते हैं। हाँ, ये है कि बच्चे पढ़ते हैं, शमशाद अहमद साहब की बुक पढ़ के बच्चे नंबर भी ले लेते हैं। लेकिन उनकी अप्रोच होती है कि वो कैसे उसको पढ़ के उसको यूटिलाइज़ करते हैं। मैंने आपको फिर बताया कि इट इज़ एक चीज़ याद रखिएगा, सीएसएस में इट इज़ नॉट द कंटेंट द नॉलेज दैट यू हैव दैट मैटर्स। मैटर ये करता है आप कैसे यूटिलाइज़ करते हैं उस नॉलेज को, ठीक है? मेरे ख्याल से मैंने आपके क्वेश्चन को एड्रेस कर दिया है। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी। सर मैंने आपसे ये पूछना था कि जो 2022 के अटेम्प्ट देंगे, उनके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे कि वो किस तरह से अपनी स्टडी की अप्रोच रखें पाकिस्तान अफेयर्स को लेके? थोड़ा-सा उसके बारे देखिए मैं में आपको बताता हूँ, आप एक काम करिएगा, वो बड़ा सिंपल सा होता है कि जितने टॉपिक्स लिखे हुए हैं ना सिलेबस के अंदर, आपको उन टॉपिक्स का फेयर आइडिया ज़रूर हो। फेयर आइडिया, ये सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो चाहिए होती है।
अगर कश्मीर इश्यूज पे लिखा हुआ है ना, तो आपको ये सारी डायमेंशंस पता होंगी ही, तो पेपर में कोई क्वेश्चन आ गया तो आप उसके लिए अपने आर्गुमेंट्स प्रिपेयर कर पाएंगे। अगर आपने ये डायमेंशंस नहीं पढ़ी होंगी तो उतने ही आर्गुमेंट्स आप अपने लूज करती जाएंगी। ठीक है, मेरी फर्स्ट जी अटेम्प्ट मैंने आपको क्वेश्चन का एड्रेस किया है ना। जी सर तो थोड़ा ये भी बताइएगा कि जैसे हम एडिटोरियल्स पढ़ते हैं तो ओपिनियन उनके भी पढ़ते हैं और हमारे खुद के भी ओपिनियंस होते हैं। लेकिन सर डिफरेंट ओपिनियंस पढ़ने के बाद एक हमारा जो ओपिनियन होता है सर उसको कैसे पेपर पे प्रॉपर पोर्ट्रे किया जाए वो नहीं थोड़ा-सा नहीं नहीं बता नहीं, दें देखें आप एक बात, कैसे? हाँ हाँ मैं आपको बताता हूँ। देखें, होता ये है कि आपने ना पेपर के अंदर बड़ी बैलेंस अप्रोच रखनी होती है। कंट्रोवर्शियल ओपिनियन इज नो ओपिनियन। हाँ, कंट्रोवर्शियल वो ओपिनियन हो जो रीजन बेस्ड हो। अगर आज आप मुझसे पूछें, हम आज से कल भी हमारी डिस्कशन हो रही थी, मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि खुतबा आलाबाद जो है इलामा इकबाल का 1930 का, अब उस पे हमें अपनी बुक्स में यही कहा जाता है कि इलामा इकबाल ने जी 1930 में जी अपना ये कहा जी कि पाकिस्तान का नजरिया दिया था जी उन्होंने। अगर हम उनका वो एड्रेस उठा के पढ़ें तो उसके अंदर कहीं वो चीज नजर नहीं आती। 1930 के एड्रेस में स्टेट्स थी, स्टेट नहीं थी। देयर इज एस एट द एंड। अगर आप इस तरह करके अपने आर्गुमेंट को बिल्ड करें जिसके पीछे कोई भी लॉजिक हो, दैट इज अ वैलिड आर्गुमेंट। सीएसएस यही तो चीज वो डिमांड करती है। वो कभी भी ये नहीं कहते कि जो एस्टेब्लिश्ड नोशन है आप सिर्फ वही लेके, नेवर एवर। हाँ, फिर उसके अलावा एक और लेटर आता है इल्लामा इकबाल का कि जब आप तैयारी करेंगे कि उन एक कमिश्नर साहब थे, उन्होंने लिखा था लेटर के जी एक बंदा है जी प्रोटैगोनिस्ट कहा गया था इल्लामा इकबाल को। लेकिन इल्लामा इकबाल ने उस लेटर का जवाब दिया कि भाई आई एम नॉट द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कीम दैट यू नेम्ड एज पाकिस्तान। मतलब ये उनका लेटर का जवाब है। तो इस तरह की चीजें जब आपके पास प्रिपेयर्ड होंगी तो अल्टीमेटली आप यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू एड्रेस एनी आंसर। लिहाजा आप अगर कोई आर्गुमेंट पढ़ते हैं एडिटोरियल में या कॉलम्स के अंदर, अगर वो रीजंस के साथ जस्टिफाई कर रहा है, यू कैन गेट दैट पर्टिकुलर आर्गुमेंट। लेकिन अगर वो रीजन सॉलिड होनी चाहिए, उनमें एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा सिंपल सा रूल है। ठीक है थैंक यू सर। जी। पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स, देखें पेपर अटेम्प्ट करने का ना एक सिंपल सा रूल है। आपने बस एक चीज का ख्याल रखना है कि पेपर में जो पूछा जाए वो लिखना है। बच्चों के पाकिस्तान अफेयर्स में नंबर बहुत कम आते हैं। उसकी वजह सिंपल ये होती है कि भाई वो उस चीज का आंसर नहीं करते जो पूछा जाता है। जो नहीं पूछा जाता वो सारी बातें लिखाते हैं, पेपर में नंबर नहीं आते। तो आपने बस इतना सा ख्याल करना है कि आप आंसर कर रहे हो जो आपसे पूछा जाए। ठीक है जी। सर हम एनी अपना अदर क्वेश्चन? राइटिंग एक्सप्रेशन हम अपना कैसे कर सकते हैं इम्प्रूव? हमारे पास आइडियाज़ होते हैं उसको करने की बहुत सारी बातें होती हैं ज़हन में लेकिन वो पेज पे वो जब हम लिखने बैठते हैं तो वो मैं नहीं आपको आती। बताता हूँ, सर मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए मेरी बात सुनो। मैंने आपको ये बताया कि लेट्स से कि आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ना कश्मीर इशू की। जी सर हो रही है। आपके सामने एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, इंडियन व्यू ओवर कश्मीर। ठीक है, अब बच्चों का मैं इशू बताता हूँ। बच्चों का इशू ये है कि एक बच्चा होगा, वो एक पॉइंट को लिखना स्टार्ट करेगा, कोई भी ओपिनियन वो देगा कि इंडियन व्यू क्या है कश्मीर का, कि वो इसे अपना इनसेपरेबल पार्ट कहते हैं। अब उसने ये बात करनी है, वो इस बात को बार बार करेगा, मुख्तलिफ डायरेक्शंस में करेगा और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा। मुख्तलिफ व्यूज देगा कि वो उसने ये कह दिया तब ये हो गया। आमतौर पे बच्चे जो कर रहे होते हैं हरकतें, वो अगले पॉइंट की तरफ नहीं जा रहा होगा क्योंकि उसके बाद नॉलेज है और उसे ये नहीं पता कि भाई मैंने इससे बाहर निकलना है और अगली बात करनी है। अब हम जब तैयारी करते हैं ना, एक चीज याद रखिएगा सीएसएस में, आपने सिर्फ एक व्यू के साथ स्टिक नहीं रहना होता।
आपने मल्टीपल व्यूज देने होते हैं और मल्टीपल व्यूज को एक्सप्लेन करना होता है, और एक्सप्लेन आपने 2-4 लाइनों में करना होता है। वो इसीलिए मुमकिन होता है इसी तरह से, जब आपकी प्रिपरेशन इस लेवल की हो चुकी होती है कि आप कंफ्यूज नहीं होते अपने माइंड में। जब आपके जहन में कंफ्यूजन होगी ना, तो आप कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे पेपर में कि भाई मैंने जो लिखा है वो काफी है। वो कंफ्यूजन तब भी दूर होती है जब आप पहले से वेल प्रिपेयर्ड होते हैं कि हाँ ये वाला टॉपिक आया है पेपर में क्वेश्चन, हाँ ये मैंने वहां पे प्रिपेयर किया था, और ये 10 पॉइंट्स हैं जो पॉइंट्स मुझे पता है और मैंने इन्हीं को एक्सप्लेन करना है। ये जब आपको वो 10 नंबर याद होंगे ना, तो डेफिनेटली आप कभी भी बीट अबाउट द बुश नहीं करेंगे। यू विल नेवर गो unnecessarily in the depth of that particular topic, you will come out of it। लेकिन अगर आप खुद कंफ्यूज होंगे तो फिर आप डेफिनेटली उसके अंदर फंसते जाएंगे और आप निकल ही नहीं पाएंगे, और टाइम भी खत्म हो जाएगा। जी, एनी अदर क्वेश्चन? ऑल डन? एक मिनट। अच्छा जी, के लिए मैंने कैसे प्रिपेयर किया था? वैसे तो पाकिस्तान अफेयर्स की हम बात कर रहे हैं। ऐसे के लिए मैंने प्रिपेयर किया था, आप ये कह लें कि मेरा बड़ा सिंपल फार्मूला ये था कि भाई ऐसे, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और इस्लामियात,